और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलालिटी को हिंदी में बोलते हैं मोललता। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो 1 kg के सॉल्वेंट में मोलैलिटी में था 1 लीटर सॉल्यूशन और यहाँ है मोलैलिटी में 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg के सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होगा उसको हम उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल 1 kg का सॉल्वेंट है, वाटर है, 1 kg वाटर है और यदि उसमें हमने 10 मोल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर रखा है तो उस सॉल्यूशन की मोलैलिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10 मोल पर kg। इजी। उसी को हमने लिखा है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी का इस हिसाब से फॉर्मूला हो गया, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है, मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, कैपिटल M से मोलैलिटी को डिनोट करते हैं और स्मॉल m से मोलैलिटी को। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट WA kg में। अगर हमारे क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्वेंट को ग्राम में दे रखा है तो ऊपर क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे और वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से फॉर्मूला हमारा ये भी हो सकता है कि मोलैलिटी इज इक्वल टू NB × 1000 बाई WA इन ग्राम। ना हम जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, गिवन मास बटा मोलर मास होता है। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे तो क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमारा फार्मूला ये वाला फार्मूला ऐसे हो जाएगा चेंज, M इज इक्वल टू WB बाई AB इंटू WA kg में और ग्राम में दिया हो तो WAB इंटू 1000 बटा AB इंटू WA इन ग्राम। ना अब बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होगी। तो यूनिट ऑफ मोलैलिटी होता है मोल पर kg या फिर मोलल या फिर स्मॉल m। ओके, तो दिस वाज अबाउट मोलैलिटी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट पर मिलियन ppm। ppm का इस्तेमाल होता है कहाँ पे, तो वैसे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जिसका अमाउंट बहुत कम हो, बहुत कम स्मॉल अमाउंट्स के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए ppm का इस्तेमाल करते हैं। और इसको डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे, तो 10⁶ ग्राम के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मास प्रेजेंट होगा वो हमारा उस सॉल्यूशन का ppm हो जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आई मीन मास प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ppm बराबर मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। मास ऑफ सॉल्यूशन यदि हमने 10⁶ कंसीडर करते हैं तो 10⁶ से ये दोनों कट जाएगा और ppm बराबर हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट। नाउ अब हम इस 10⁶ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 10⁻² इंटू 10⁴ और इस टर्म को याद करो, इस टर्म को मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 इंटू 100 को क्या कहा था, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन कहा था। तो हम इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ppm इज इक्वल टू मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁴। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मास परसेंट दे दिया जाएगा और ppm पूछा जाएगा या ppm दे दिया जाएगा, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाएगा। तो इस रिलेशन को याद रखेंगे, दिस इज रिलेशन बिटवीन मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन एंड ppm। ठीक है, तो ये आपका ppm हुआ। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे इजी कैलकुलेशंस के लिए। तो गाइस ये था हमारा मोलैलिटी एंड ppm। नाउ एक लास्ट कंसंट्रेशन टर्म रह गया है और वो है हमारा नॉर्मेलिटी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इसको भी देख लेते हैं, ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, हिंदी में बोलते हैं नॉर्मलता, विलियन की नॉर्मलता। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन को कैपिटल N से डिनोट करते हैं और इसको डिफाइन करना हो तो हम बोलते हैं कि 1 लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी उतनी ही होगी। मतलब क्या है कि 1 लीटर का सॉल्यूशन है और उसमें यदि 5 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट प्रेजेंट है तो उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी 5 नॉर्मल हो जाएगी। उसी को मैंने फॉर्मूला के टर्म में लिखा है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारी नॉर्मेलिटी हो गई। नाउ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट को हमने NOGE शॉर्ट में लिखा है और चूंकि सॉल्यूट है तो B लिखा है। तो इस तरह से फॉर्मूला हो गया N इज इक्वल टू सिंबॉलिक फॉर्म में N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नाउ अगेन अगर हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम यदि लीटर में ना दे के मिली लीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हो
तो वैसे ही ऊपर 1000 से गुना कर देंगे, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर। यूनिट क्या होगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, या नॉर्मल या कैपिटल N। नाउ अब एक नया टर्म हमारे पास आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है गिवन मास बटा इक्विवेलेंट मास। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, खैर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर गिवन मास बटा इक्विवेलेंट मास W/E। और इस हिसाब से अगर मान लो सॉल्यूट का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लिखना हो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बराबर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बटा इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। नाउ अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बटा वैलेंसी फैक्टर को बोलते हैं इक्विवेलेंट मास। तो इस हिसाब से हमारा फॉर्म में इक्विवेलेंट मास को हम लिख सकते हैं मोलर मास मतलब AB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आई मीन AB बटा वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्यूट VB। अब इन वैल्यू को जब हम इस मेन इक्वेशन में पुट करेंगे, इस मेन इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी इज इक्वल टू WB/EB इंटू वॉल्यूम मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 1000 से गुना कर देंगे, ये फॉर्मूला होगा ना। EB को हम AB/VB से रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास आएगा नॉर्मलिटी बराबर WB इंटू VB/AB इंटू वॉल्यूम मिलीलीटर, और मिलीलीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर भी होगा तो 1000 से गुना कर देते हैं। नाउ गैस याद कीजिए मोलैरिटी जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि मोलैरिटी बराबर गिवन WB/AB इंटू वॉल्यूम मिलीलीटर बताया था, तो इतना को मोलैरिटी कहते हैं। तो इतने टर्म की जगह हम N इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू VB नहीं लिख सकते हैं, तो मतलब हमारा क्या हुआ कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड रिलेशनशिप बिटवीन normality and molarity of solution, very important relationship। कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी क्वेश्चन में आएंगे। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर याद रखेंगे, N इज इक्वल टू M इंटू VB। ठीक है, अब नाउ वैलेंसी फैक्टर क्या होता है तो थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। वैलेंसी फैक्टर यदि किसी एलिमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन वो लॉस करे या कितना इलेक्ट्रॉन गेन करे ताकि उसके आउटर मोस्ट में ऑक्टेट अरेंजमेंट हो जाए। एज फॉर एग्जांपल सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम जो है इसकी बात करते हैं तो 281 है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसलिए वैलेंसी इसकी 1 हो जाएगी। मैग्नीशियम की बात करते हैं तो 282 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे ऑक्टेट पा लेगा तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। क्लोरीन की बात करते हैं 287 है, 287 है, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, मतलब इसकी वैलेंसी 1 हो गई। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 26 है, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स का भी ऐसा ही है। ना कंपाउंड्स की बात करते हैं तो जनरली कंपाउंड जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो जितना H+ कोई एसिड रिप्लेस करेगा वो उसकी वैलेंसी फैक्टर हो जाएगी। जैसे HCl है, HCl क्या करता है, कितना एसिड रिप्लेस करता है, H+ रिप्लेस करता है, एक H+ रिप्लेस करता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। H2SO4 कितना H+ देता है, 2 H+ देता है, 2H+ प्लस SO4 2-, तो वैलेंसी कितनी होगी, 2 हो गई। H3PO4 कितना H+ देता है, 3H+ प्लस PO4 3- में टूटता है, वैलेंसी इसकी कितनी होगी, 3 हो गई। तो एसिड की बात करें कि एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होगा वो उसकी वैलेंसी फैक्टर हो जाएगी एसिड की। सिमिलरली बेस की बात करते हैं तो बेस का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा, तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH- आयन को हाइड्रोक्सिल आयन को बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस। सपोज करो कि NaOH की बात करता हूँ तो NaOH जब टूटता है तो Na+ और OH- टूटता है, उसकी वैलेंसी फैक्टर कितनी हो जाएगी, कितने OH- है, 1 है, तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, MgOH का होल ट्वाइस, अगर आयोनाइज होगा पानी में जाने के बाद तो कितना OH- देगा, 2 OH- देगा, वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 2 हो जाएगा। अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड कितना देता है, 3 देता है, तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा, 3 होगा। नाउ नेक्स्ट सॉल्ट की वैलेंसी फैक्टर क्या होगी, तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन एनायन को ही वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट करते हैं। जैसे NaCl एक सॉल्ट है, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, Na पे 1, या टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, Cl पे 1, तो वैलेंसी फैक्टर NaCl का कितना हो गया, 1।
बात करते हैं MgCl2 की। MgCl2 में मैग्नीशियम में टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2। क्लोरीन कितने हैं? 2 है, पर क्लोरीन 1 चार्ज है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 की वैलेंसी क्या होगी? तो मैग्नीशियम जब आयनाइज MgCl2 आयनाइज होगा तो Mg2+ और 2Cl-, टोटल पॉजिटिव चार्ज 2 है, या टोटल नेगेटिव चार्ज करें तो 2 × 1 2 है। आइदर आयन के टोटल चार्ज को ले लेंगे तो वो हम उसका वैलेंसी फैक्टर, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2 होगा। सो दिस वाज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी फैक्टर ऑफ एलिमेंट एज वेल एज कंपाउंड। तो नॉर्मलिटी में इतना कुछ हम लोगों ने देखा है। नाउ मोलैरिटी में हम लोगों ने डाइल्यूशन लॉ देखा था। सिमिलरली नॉर्मलिटी में भी डाइल्यूशन लॉ है, क्योंकि डाइल्यूशन लॉ हर वो जगह वहाँ होगा, हर उस जगह पे होगा जहाँ पे वॉल्यूम आएगा। हमने मोलैरिटी में देखा था कि मोलैरिटी जो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। वॉल्यूम चेंज करेंगे मोलैरिटी चेंज हो जाता था, मतलब वॉल्यूम बढ़ाते थे मोलैरिटी घट जाता था, वॉल्यूम घटाते मोलैरिटी बढ़ जाता था। उसी तरह यहाँ भी नॉर्मलिटी में भी डाइल्यूशन लॉ काम करेगा, और ठीक वैसे ही जैसे मोलैरिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक वैसे ही नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। जैसे वहाँ हम लोगों ने देखा था MV = कांस्टेंट, वैसे ही यहाँ भी NV = कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे वहाँ देखा था M1V1 = M2V2, ठीक वैसे ही यहाँ भी N1V1 = N2V2 होगा। जैसे हम लोगों ने वहाँ देखा था M-mix × V-mix = M1V1 + M2V2, ठीक वैसे ही N-mix × V-mix = N1V1 + N2V2 काम करेगा। तो डाइल्यूशन लॉ फॉर नॉर्मलिटी को हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उस चीज़ को भी देखते हैं। ले लीजिए डाइल्यूशन लॉ फॉर नॉर्मलिटी। This law states that at constant temperature normality of solution is inversely proportional to volume of solution। ओके, टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि नॉर्मलिटी I mean capital N is inversely proportional to volume of solution, I mean V, यानी N is inversely proportional to V। अब इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट डालना होगा, तो N = K/V, और इसको हम डाल सकते हैं, लिख सकते हैं N × V = K, मतलब कांस्टेंट। K क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो डाइल्यूशन लॉ को हम ऐसे भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं कि डाइल्यूशन लॉ फॉर नॉर्मलिटी इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मलिटी एंड वॉल्यूम फॉर एनी सॉल्यूशन इज कांस्टेंट। ये भी हम डाइल्यूशन लॉ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। नाउ इस आधार पे हम इस फॉर्मूला के आधार पे लिख सकते हैं कि N1V1 = N2V2। सिमिलरली जहाँ N1 कहाँ क्या है, तो हमारा इनिशियल नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन है, और N2 क्या है, तो फाइनल नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन है। V1 क्या है, तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और सिमिलरली V2 क्या है, तो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेक्शन हमारा है मिक्सिंग वाला। लेकिन उससे पहले एक प्रॉब्लम कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सपोज करो कि एक सॉल्यूशन हमारा है, उसकी नॉर्मलिटी दे रखी है, N1 इसका है 0.1 नॉर्मल, और वॉल्यूम इसका है 1 लीटर। नाउ इसमें क्या किया गया है कि 1 लीटर पानी ऐड कर दिया गया है, 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो अब इसकी नॉर्मलिटी चेंज कर जाएगी, तो N2 हो जाएगा। यही निकलना है हमको, V2 भी चेंज होकर वॉल्यूम भी चेंज किया है, ये भी निकलना है, तो V2 क्या हो जाएगा, V2 हमारा हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 लीटर, और नॉर्मलिटी निकालना है, N2 निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, इस फॉर्मूला को लगाएंगे, तो हमारा N2 बराबर क्या हो जाएगा, N1V1/V2
N1 कितना है 0.1 और वॉल्यूम कितना V1 कितना है 1/2 यानी 0.1/2 यानी 0.05 नॉर्मल हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन में नॉर्मलिटी को देखेंगे। तो सिमिलरली मोलरिटी की तरह N मिक्स V मिक्स इज इक्वल टू N1 V1 प्लस N2 V2। नाउ N मिक्स निकालना हो तो हम क्या करेंगे, तो N1 V1 प्लस N2 V2 बाय V मिक्स इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं और समझते हैं। एक हमारा सॉल्यूशन हुआ, मान लो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, अगेन लेता हूँ। नॉर्मलिटी इसकी दे रखी है 0.1 नॉर्मल, ओके। वॉल्यूम दे रखा है इसका 2 लीटर, ठीक है। इसको मैं N1 मान लेता हूँ, इसको V1 मान ले रहा हूँ। ये दूसरा सॉल्यूशन है, अगेन ये A सॉल्यूशन है और ये B सॉल्यूशन हमारा है, और ये भी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl ही है। इसकी नॉर्मलिटी दे रखी है 0.2 नॉर्मल और वॉल्यूम दे रखा है 2 लीटर। चलिए दोनों को मिक्स करते हैं हम। दोनों को जब मिक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, N मिक्स हमारा आएगा और V मिक्स। तो V मिक्स तो बहुत आसान है निकालना। V मिक्स निकालने के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, सिंपल वॉल्यूम को जोड़ देंगे, वॉल्यूम एडिटिव टर्म में V1 प्लस V2 करेंगे, हमारा आ जाएगा 2 + 2 यानी 4 लीटर हो जाएंगे। तो N मिक्स निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। N मिक्स निकालना है तो हम करेंगे N1 V1 प्लस N2 V2 बाई N2 V2 बाई V मिक्स करेंगे। तो गाइज वैल्यू को पुट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारा। N1 हमारा 0.1 है और वॉल्यूम 2 लीटर है, और प्लस N2 कितना है 0.2, वॉल्यूम 2 लीटर है, और V मिक्स कर रहे हैं तो टोटल 4 लीटर आ रहा है, यानी 0.2 प्लस 0.4/4 कितना हो गया 0.6/4 हो गया, आई मीन 0.3/4